नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान मिशन केटी को लेकर मैदान जंग में उतर चुका है, इसलिए व्हाइट हाउस के भीतर बैठे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है। कभी वो अचानक बीच रास्ते अपना हवाई जहाज बदल देते हैं, कभी कहते हैं कि ईरान मेरी हत्या करवा सकता है, कभी कहते हैं कि मुझे और मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कोई हवाई दावा नहीं है। दरअसल इसके पीछे ईरान की एक बहुत खतरनाक प्लानिंग है। इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक एक ही सनसनीखेज कोडवर्ड गूंज रहा है, मिशन केटी, यानी एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसका मकसद सिर्फ एक है, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े लीडर को टारगेट करना। जंग के मैदान में मची इस तबाही, हजारों बेगुनाहों की मौत और अस्पतालों स्कूलों पर बरसते बारूद के बीच पर्दे के पीछे से एक रहस्यमय चेहरा इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है, जो सिर्फ खामेनेई को रिपोर्ट करता है। और यह शख्स आज तक ना तो किसी कैमरे के सामने आया, ना ही किसी मीडिया में आया, ना ही किसी मीटिंग में देखा गया, ना ही किसी एजेंट या जासूस की पकड़ में आया। यह पूरी तरीके से अंडरग्राउंड रहकर महाविनाश की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। सीआईए से लेकर मोसाद तक दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां उस व्यक्ति को ढूंढ रही हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं है। और इसी के इशारे पर दुनिया भर में फैले ईरान के प्रॉक्सी बदला लेने को बेताब है। वो ऑपरेशन केटी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या अमेरिका का सबसे बड़ा खुफिया तंत्र सीआईए इस अदृश्य चक्रव्यूह को भेद पाएगा, या इससे पहले यह खुफिया एजेंट जो ईरान का आईआरजीसी के ऑपरेटिव्स का हिस्सा बताया जा रहा है, वो ट्रंप की गर्दन तक पहुंच जाएगा? करेंगे इस खबर की डिटेल से बात। इसके बाद आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो आज के हालात से बिल्कुल विपरीत है, साइरस द ग्रेट के बारे में। मिसाइलें, ड्रोन हमले, परमाणु युद्ध की धमकी, मिडिल ईस्ट को दहलाती दो कट्टर दुश्मनों की जंग। आज दुनिया के नक्शे पर ये दो देश एक दूसरे के वजूद को मिटा देना चाहते हैं, भूगोल बदल देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, सदियों पहले उन्हीं में से एक देश ने दूसरे की पूरी कौम को इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाने से बचाया। आज जिसे सबसे बड़ा काल माना जा रहा है, कभी उसी की धरती से उठे एक महायोद्धा ने इन लोगों को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया, उन्हें उनकी मातृभूमि लौटाई थी और उनका सबसे पवित्र मंदिर दोबारा बनवाया था। और अगर उस वक्त वो योद्धा रहम ना दिखाता, तो शायद इजराइल का वजूद ना होता, या फिर इजराइल का नामो निशान नहीं होता। इतिहास की किताबों में दफन ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आखिर कौन था वो महान सम्राट जिसने हजारों साल पहले इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की? और ऐसा क्या हुआ कि 2500 साल पुराना वो सबसे बड़ा रक्षक आज सबसे बड़ा भक्षक बन चुका है? और आज दो देश एक दूसरे के वजूद को मिटा देना चाहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। वर्ल्ड नाउ में बताएंगे आपको दोस्ती से शुरू हुई कहानी जो बदल गई कट्टर दुश्मनी में, जहां सिर्फ और सिर्फ खून मांगा जा रहा है, बलिदान मांगा जा रहा है। पूरे ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है और 9 करोड़ आवाज यह कह रही है कि मुश्तबा अपने सीक्रेट मिशन केटी को पूरा करें। पूरा ईरान इस वक्त केटी, मिशन केटी की आवाज लगा रहा है और इसलिए मुश्तबा खामनेई के ऊपर इस वक्त उनके देश का बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो अमेरिका से डील ना करे और मिशन केटी को पूरा करें। मिशन केटी यानी कि मिशन किल ट्रंप। और इसके लिए मुश्तबा के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। पूरा ईरान ये कह रहा है कि हमें अमेरिका से कोई डील नहीं चाहिए, हमें अमेरिका से ईरान की तबाही, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला चाहिए।
और मुश्तबा जानते हैं कि इस वक्त इस प्रेशर के मायने क्या है। मुश्तबा खामनेई हमेशा एक स्पाई एजेंट की तरह काम करते रहे, पर्दे के पीछे से रहकर आईआरजीसी की रणनीति बनाना, क्योंकि पर्दे के आगे सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई दुनिया भर के लीडर्स को संभालते थे। मुश्तबा ही नहीं, ईरान के हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौक चौराहे पर सिर्फ एक ही आवाज है, मिशन केटी, यानी किल ट्रंप। हर तरफ किल ट्रंप का नारा ईरान में लगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ किल ट्रंप के नारे लगाए जा रहे हैं और हर व्यक्ति यही डिमांड कर रहा है। यह गुस्सा क्यों है, यह रोष क्यों है, यह हजारों लाखों की भीड़ सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का गर्दन क्यों चाहती है? क्यों आखिर किल ट्रंप के नारे पूरे ईरान में लगाए जा रहे हैं? ये वही ईरान है जिसके बारे में अमेरिका ये कहता था कि वहां के लोग अपने ही रिजीम के खिलाफ है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, वहां के लोग अमेरिकी रिजीम के खिलाफ। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी किल ट्रंप की तस्वीरें, कहीं ट्रंप को हैंग करती हुई तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें आपको नजर आएंगी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका को बहुत बड़े शैतान के रूप में ईरान दिखाता रहा है। और दूसरी बात यह है कि अली खामनेई को अमेरिका ने हमले में मार गिराया। ईरान आयतोला अली खामनेई की मौत और ईरान की तबाही का बदला चाहता है। ईरान जंग के बीच में डील की बात तो हुई, लेकिन ईरान में लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से दोस्ती का कोई मतलब नहीं। और मुश्तबा जानते हैं कि ईरान के लोग अगर इस काम को चाहते हैं तो इस काम को पूरा करना होगा। ईरान की जनता की मांग है कि बदला ही सिर्फ एकमात्र विकल्प है और इसके लिए पूरी ईरानी कौम मुश्तबा के साथ खड़ी है। 9 करोड़ लोगों का प्रेशर है और यही वजह है कि सीक्रेट मिशन केटी पर काम शुरू कर दिया गया है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इस नारे की गूंज ईरान से निकलकर व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। ट्रंप का सिर चकरा रहा, वो डर रहे हैं। कभी हवा में प्लेन बदल देते हैं, कभी सिक्योरिटी चेंज कर देते हैं। 5 बार अटैक की कोशिश हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ईरान ने हत्या की जो लिस्ट बनाई है उसमें सबसे टॉप पर, जो किल टारगेट की लिस्ट बनाई है उसमें सबसे टॉप पर डोनाल्ड ट्रंप ही है। और मुश्तबा के सामने सिर्फ एक मिशन है और वह इजराइल को भी आज के दौर में शायद नंबर 2 का दुश्मन मानते हो, नंबर 1 पर वो अमेरिका को रख रहा है। और इसके पीछे दिमाग चल रहा है मुश्तबा खामनेई का। ट्रंप खुद मुश्तबा की हत्या के लिए प्लानिंग रच हो चुके हैं। नेतन्याहू इसमें साथ दे चुके हैं, लेकिन मुश्तबा खामनेई कहां है, किस हालत में है, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, यह ना मोसाद को पता है ना सीआईए को पता है। दोनों लगातार ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। मुश्तबा बहुत ही सीक्रेट लोकेशन से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मुश्तबा को कब कब ट्रंप ने ललकारा है और मुश्तबा इस वक्त कौन से मिशन में लगे हुए हैं। 5 मार्च 2026 मुश्तबा का नया सर्वोच्च नेता बनना स्वीकार्य, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। 9 मार्च 2026 मुश्तबा, आर यू रेडी टू मीट योर फादर, यह कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने। 11 जून 2026 मुश्तबा ने अमेरिकी ईरान समझौते को मंजूरी दे दी है, यह दावा किया। 11 जुलाई को कहा कि मेरी हत्या हुई तो ईरान में कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते थे कि मुश्तबा खामनेई सिर्फ एक मिशन में लगे हुए हैं, किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हेट करना। 13 जुलाई को कहा कि मुश्तबा खामनेई इज 90% गॉन। लगातार धमकियों के बावजूद और बार बार बयान देने के बावजूद मुश्तबा आज तक सामने नहीं आया, क्योंकि मुश्तबा को पता है कि वो सामने नहीं आ सकते जब तक वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेते। इसलिए पर्दे के पीछे से रहकर अभी भी वो इस मिशन पर लगे हुए हैं और जब तक मुश्तबा जिंदा है, ईरान अग्रेसिव है, ईरान अपने मिशन पर लगा हुआ है और इसलिए मिशन केटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुश्तबा के लिए, क्योंकि ईरानियंस की सिर्फ एक ही डिमांड है, किल ट्रंप। माना यह जा रहा है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए बाकायदा आदेश जारी किया जा चुका है। ईरानियंस का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि जबरन उन पर जंग थोपा गया। पहले ही ईरान सैंक्शंस की वजह से करा रहा था
और अमेरिका पिछले 7 दिन से लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है और पिछले 140 दिन से लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान को अभी तक काफी नुकसान हो चुका है। ईरान का नुकसान क्या है, कितना बड़ा है, जिससे पूरे ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है? आइए नजर डालते हैं। खबर है कि ईरान में इस जंग में अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो ईरान बदला क्यों नहीं मांगे? कितने लोग घायल हुए? 20,000 से ज्यादा, तो ईरान बदला क्यों नहीं मांगे? कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा? तकरीबन 15 से 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इसलिए ईरान बदला मांग रहा है। इसलिए ईरान को 9 करोड़ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का सिर चाहिए। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान देख लीजिए। 300 से ज्यादा स्कूल ध्वस्त हो गए, 40 से ज्यादा अस्पताल तबाह हो गए, 300 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बर्बाद हो गई, 60 से ज्यादा प्रमुख पुल और फ्लाईओवर ध्वस्त हो गए, 12 से ज्यादा बिजली संयंत्र और सब स्टेशन प्रभावित हुए और 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, 5,000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, 6 प्रमुख बंदरगाहों को अमेरिका ने हिट किया है। यानी अमेरिका चाहता है कि इकोनॉमिकली एकदम खत्म कर दिया जाए ईरान को, और ईरान चाहता है कि हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है डोनाल्ड ट्रंप का सिर। अमेरिका और ईरान परमाणु को लेकर बातचीत कर रहे थे, तभी ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। इस बमबारी में ईरान का सारा नुकसान एक तरफ, जो अभी मैंने आपको दिखाया, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली का नुकसान एक तरफ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी 28 फरवरी 2026, और इसके साथ साथ टॉप 40 नेताओं को मार दिया। और जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि ईरान रिजीम जो है, खामनेई की रिजीम जो है, उसके खिलाफ ईरानी जनता है, लेकिन इस गलती के बाद वो रिजीम और प्रोटेक्टेड हो गई। और जो ईरान में कुछ लोग जो कह रहे थे कि भाई इस रिजीम के खिलाफ खड़ा होना, इस रिजीम को चेंज करना है, वो आवाज भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। गलती सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की थी। वो चले थे ईरान को कमजोर करने के लिए, लेकिन ईरान मजबूत होता चला गया। और सबसे बड़ी गलती थी अमेरिका की। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी जब यह हमला हुआ था। अमेरिका ने उस लीडर को मार दिया जो सबसे मेन की था ईरान के साथ बातचीत करने के लिए, मुस्तफा खामनेई के पिता आयतुल्ला अली खामनेई। इसलिए पूरा ईरान गुस्से से उबल रहा है। एक तरफ भयंकर तबाही, 10,000 से ज्यादा निर्दोषों की हत्या, स्कूल और अस्पतालों पर हमला, मीनाम स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चियों की निर्मम हत्या, कैंसर के अस्पताल पर परसों किया गया हमला, और दूसरी तरफ आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या। इसलिए पूरा ईरान सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी घोषित किया जाए ईरान में, और डोनाल्ड ट्रंप का सिर लाया जाए। और सजा देने के लिए मुस्तफा और हर ईरानी अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। हर एक ईरानी यह चाहता है कि ट्रंप को सजा मिलनी चाहिए और उसे ईरान में लाकर सजा दी जानी चाहिए, या ईरान के तरीके से सजा मिलनी चाहिए। अब जब ईरान ट्रंप के लिए सजाए मौत का फरमान सुना चुका है, तो जाहिर सी बात है ट्रंप पर खतरा बढ़ गया है, और इसी वजह से ट्रंप को डर है। तुर्की से वापस लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप अचानक प्लेन लैंड करते हैं, प्लेन से उतरते हैं और वहां से प्लेन चेंज कर लेते हैं, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यह सब डर का ही नतीजा है, क्योंकि ईरान में जो खुफिया एजेंसी है मॉइज और IRGC-IO, दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है कि किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचो। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार हमले की कोशिश भी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इकबालिया बयान में कई बार यह कहा है कि मुझ पर हमले की कोशिश की जा रही है, मेरी हत्या हो सकती है, ईरान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि ईरानी सीक्रेट एजेंट्स इस वक्त इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ट्रंप ने कहा था, मैं ईरान के टारगेट पर सबसे पहले नंबर पर हूं, ईरान मुझे निशाना बनाना चाहता है। आप खुद उनका यह बयान सुनिए।
No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह जानकारी है कि ईरान के सीक्रेट एजेंट्स उनके पीछे हैं। ट्रंप डरे हुए, वो जानते हैं खतरा उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। कई बार ट्रंप पर फायरिंग की घटना हो चुकी है, उनको निशाना बनाने की कोशिश हो चुकी है। ट्रंप को पता है खतरा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसी मॉइज इस मिशन पर है। ट्रंप जानते हैं अगर ईरान ने किसी मामले को गंभीरता से लिया है तो वो उस पर काम कर रहा होगा, उसे हर हाल में पूरा करता है। कहते हैं इसी वजह से ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी लेयर्स बढ़ाने की बात कह दी है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 लेयर की सुरक्षा है। पहले लेयर में प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट रहते हैं। आइए नजर डालते हैं। सबसे जो फर्स्ट लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट का होता है। सेकंड लेयर जो होता है वो सीक्रेट सर्विस एजेंट का होता है, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। और जो थर्ड लेयर होता है वो अमेरिकी पुलिस का होता है, जो लोकल पुलिस होते हैं। इसके अलावा ट्रंप के पास सीआईए और एफबीआई से भी एजेंट्स रहते हैं, जो सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। वैसे सीआईए एफबीआई पहले स्थिति के बारे में जानते हैं और फिर वहां जाने की क्लैरिटी देते हैं। हालांकि ट्रंप के दौरे या काफिले के साथ काफी संख्या में फोर्स चलती है, लेकिन अमेरिका के अंदर इतनी सिक्योरिटी ट्रंप के साथ नहीं होती। बल्कि अगर वो अमेरिका से बाहर कहीं और किसी देश में जाते हैं तो वहां उनके लिए जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है। यह बात सच है, ट्रंप के पास बेहतर सिक्योरिटी है। लेकिन कई बार देखा गया कि हमलावर ट्रंप के बहुत करीब पहुंच गया। भले ईरान पर 47 सालों से सैंक्शन लगाओ, लेकिन ईरान ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को टारगेट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार तो पूरा ईरान ही ट्रंप का सिर चाहता है और इसलिए ईरान ने ट्रंप को अपने टारगेट पर सबसे ऊपर रखा है। साल 2020 में ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान लगातार अमेरिकी नेताओं को जान से मारने की धमकी देता रहा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने ट्रंप को खत्म करने के लिए कई बार प्लानिंग की। साल 2024 में एक पाकिस्तानी व्यक्ति आसिफ मोचेन को अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसने अदालत में स्वीकार किया था कि उसे ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या की सुपारी दी गई थी। बाद में मार्च 2026 में उसे न्यूयॉर्क में दोषी ठहराया गया। अभी हाल ही में इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि ईरान ट्रंप की हत्या के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, ईरान आज की तारीख में ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसमें से 9 करोड़ लोगों का गुस्सा, जिनको ट्रंप का सिर चाहिए। तो क्या ईरानी खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए अपने एजेंट्स एक्टिव कर दिए हैं? ईरान की खुफिया एजेंसी मॉइज भी मिशन केटी पर काम कर रही है। इसके अलावा ईरान की शक्तिशाली सैन्य बल की अपनी एक स्वतंत्र खुफिया शाखा है, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईओ कहा जाता है। दोनों एजेंसियां देश और विदेश में खुफिया जानकारी जुटाने और सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने का काम करती हैं। खबर है कि मुश्तबा ने इन दोनों एजेंसियों को साफ साफ निर्देश दिया है कि मिशन केटी हर हाल में पूरा होना चाहिए। मॉइज कैसे काम करता है यह भी आप देख लीजिए। मॉइज ईरान की एक इंपॉर्टेंट खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1984 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुई थी। इसका मुख्य काम देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है और देश के बाहर मकसद यह है कि दुश्मनों को एलिमिनेट किया जाए, सीक्रेट ऑपरेशन चलाए जाएं। विदेशों में ईरान विरोधी संगठनों पर नजर रखते हैं, संदिग्ध जासूसी विदेशी एजेंट्स की पहचान पर कार्रवाई करते हैं, शीर्ष नेतृत्व सुप्रीम लीडर को खुफिया रिपोर्ट भेजते हैं। मॉइज के साथ एक और यूनिट काम करती है जिसका नाम है IRGC-IO यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IO। यानी कि दोनों एजेंसियां अलग अलग जरूर हैं, लेकिन मिशन एक ही है। इसके साथ साथ एक जानकारी यह भी है कि इन दोनों खुफिया एजेंसियों को KGB का बैक सपोर्ट भी है। ईरान का खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय मॉइज, जिसे फारसी में वजारत-ए-इत्तला कहा जाता है, ये घर में और विदेशों में दोनों जगहों पर ऑपरेशन चलाते हैं। ईरानी खुफिया तंत्र का हालिया और सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के खिलाफ माना गया। मॉइज और ईरानी सुरक्षा बलों ने मोसाद के एक बेहद इंपॉर्टेंट और शीर्ष
स्तर के एजेंट, जिसे खुफिया नाम एम दिया गया था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इजरायली रक्षा और खुफिया अधिकारी ने माना कि मिस्टर एम जैसी धरोहर वाले जासूस उनके पास बहुत कम थे और ईरान ने इस मोर्चे पर इजरायल को उसके खेल में ही मात दे दिया। यानी इन दोनों एजेंसियों की काबिलियत पर आप शक नहीं कर सकते। इसलिए ट्रंप को डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर बार बार घबराहट जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं ईरान मेरी हत्या कर सकता है, तो उसके पीछे यही दो एजेंसियां हैं। विदेशी धरती पर छिपे ईरान सरकार के घोर विरोधियों को पकड़ना हो या उन्हें वापस ईरान लाना हो, मुआइज बहुत ही बारीकी से और सफाई से काम करना जानता है। ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री, जो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए जासूसी कर रहे थे, मुआइज के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक बेहद जटिल और लंबे जाल के जरिए उनके जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद उन्हें सजाए मौत दी गई। फ्रांस में रह रहे एक असंतुष्ट पत्रकार और कार्यकर्ता को ईरानी खुफिया एजेंट्स ने एक हनी ट्रैप और चाल के जरिए इराक बगदाद बुला लिया। वहां से मुआइज ने उन्हें चुपचाप गिरफ्तार कर लिया और सीधे ईरान रिपोर्ट कर दिया। यानी मुआइज ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह जो बात मैं आपको बता रहा था कि मुआइज को ही यह मिशन केटी का काम दिया गया है और मुआइज के साथ IRGC IO भी है और बैक चैनल से सपोर्ट KGB का भी, ऐसा रक्षा जानकार मानते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ट्रंप को मारने के लिए प्लानिंग कैसे रची जा रही है। ट्रंप के काफिले में इस डिटेल वीडियो में आप देखिए, वीडियो में उनके रास्ते की विस्तार से जानकारी दी गई है। यह वीडियो ट्रंप के दुश्मनों के लिए जारी की गई है। 2024 से 2026 तक के ट्रंप के काफिले को फॉलो करके एक रूट चार्ट ईरान ने डिजाइन किया है और उसको बाकायदा इंटरनेट पर डाल दिया है। अभी हाल ही में ट्रंप के करीबी और सीनेटर युद्ध का फायदा बताने वाले लिंडसे ग्राहम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो मौत तब हुई जब वो रूस पर 500% टैरिफ लगाने वाली बातें कर रहे थे और यूक्रेन से जेलेंस्की से मुलाकात करके लौटे थे। ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे, भारत विरोधी बातें भी करते थे। लेकिन अचानक लिंडसे ग्राहम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। खबर है कि लिंडसे ग्राहम को मुआइज और रूस की खुफिया एजेंसी KGB ने एक ऑपरेशन चलाकर निपटा दिया। हालांकि इस मामले में अमेरिका भी यह मान रहा है कि यह मौत सामान्य नहीं है और इस मामले की जांच FBI को हैंडओवर कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान का प्लान खास है, वो खुफिया एजेंसी हो या कोई अन्य तरीका हो, वो किसी भी हाल में मिशन केटी को अचीव करना चाहते हैं। और ट्रंप के साथ 13 और नेता जो लिस्ट में हैं, उन पर भी खतरा कम नहीं है। और ट्रंप इसी गुस्से में हर खतरे को ध्यान में रखकर हर बमबारी का स्केल बढ़ा रहे हैं, ईरान के लोगों को बार बार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो ट्रंप साहब भूल जा रहे हैं कि वो ईरान में जितनी तबाही मचाएंगे, उनके ऊपर खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दुनिया के दो देशों में अगर आप सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मनी की बात करेंगे तो आपको पहले नंबर पर रखना होगा ईरान और इजराइल को। दोनों एक दूसरे के न सिर्फ दुश्मन है, बल्कि दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। दोनों एक दूसरे का वजूद मिटा देना चाहते हैं, भूगोल बदल देना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, मिसाइलों से लड़ रहे हैं, ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, साइबर हमले कर रहे हैं, प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहे हैं और हर कुछ महीनों में जंग की आशंका दुनिया को डराती है। अभी बीते फरवरी महीने से जंग लगातार जारी है। आज हालात ऐसे हैं कि इजराइल खुलकर कहता है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हर कीमत पर रोकेगा और जरूरत हुई तो ईरान को साफ कर देगा। दूसरी ओर ईरान दशकों से इजराइल को ज़ायनिस्ट शासन कहकर उसकी वैधता को चुनौती देता है। लेकिन क्या मैं आपसे कहूं, अगर कि इतिहास में एक ऐसा दौर था जब ईरान ने ही इजराइल के वजूद को बचाया था। आप कहेंगे बेशक मैं 1953 से 1979 की बात कर रहा हूं, जब रेजा पहलवी की सरकार थी, जो अमेरी बैक्ड गवर्नमेंट थी, और यही वो दौर था जो सबसे पहले मुस्लिम कंट्री होने के नाते ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी। और यही वो वक्त था जब यहूदियों की पूरी कौम को इतिहास से मिटने से ईरान ने बचाया था। नहीं, ये कहानी उससे भी पुरानी। जिस ईरान को आज इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी ईरान की धरती के एक राजा ने कभी हजारों यहूदियों को गुलामी से आजाद कराया था और उनकी मातृभूमि लौटाया था, उनका मंदिर दोबारा बनवाया था, उनके धार्मिक अस्तित्व को बचाया था। इतिहास का शायद ही कोई ऐसा अध्याय हो जहां आज के दो कट्टर दुश्मनों के रिश्ते इतने उलट दिखाई देते हो। कहानी कोई 200-500 साल की नहीं, कहानी शुरू होती है लगभग 2500 साल पहले।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जेरूशलेम पर बेबीलोन के शक्तिशाली राजा नेबुकदनेस्सर द्वितीय ने हमला किया। हमला इतना विनाशकारी था कि यहूदियों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल सुलेमान का प्रथम मंदिर, जिसे फर्स्ट टेंपल कहा जाता है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। यहां सिर्फ मंदिर नहीं टूटा, हजारों यहूदियों को बंदी बनाकर उन्हें बेबीलोन ले जाया गया। उनकी मातृभूमि छीन ली गई, उनकी राजनीतिक पहचान खत्म कर दी गई, उनका धार्मिक केंद्र नष्ट कर दिया गया। यह घटना इतिहास में बेबीलोनियन निर्वासन के नाम से दर्ज है। आप इसको जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक पूरी कौम अपने देश से उखाड़ दी गई है, अपनी भाषा, अपने मंदिर, अपनी संस्कृति से दूर। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कश्मीरी पंडितों का एग्जांपल ले सकते हैं, जो बाद में दूसरों की दया पर जीवन बिताने को मजबूर हो गए। यहूदियों के लिए यह वो दौर था सिर्फ राजनीतिक हार की नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट भी था। इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहते तो संभव था कि यहूदी समाज आज भी इतिहास की उन सभ्यताओं में शामिल हो जाता जहां सिर्फ और सिर्फ उन सभ्यताओं की कलाकृतियां जीवित होती, कुछ यादें, कुछ शिलालेख, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी कहते इतिहास ने करवट ली और फारस के एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया जिसने दुनिया के सबसे अलग तरह की डिप्लोमेसी की। इस योद्धा का नाम था साइरस द्वितीय, जिसे दुनिया साइरस द ग्रेट के नाम से जानती है। साइरस सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो अकेमेनिड यानी कि अचमेनिड साम्राज्य का संस्थापक था। उसने मेड, लीडिया और अंततः 539 ईसा पूर्व में विशाल बेबीलोन साम्राज्य पर फतेह हासिल की। यही वो हालात थे जब इतिहास के पन्नों पर एक फारसी राजा दाखिल हुआ, साइरस द्वितीय, जिसे इतिहास साइरस द ग्रेट कहता है। इसके बारे में जरा आप जानते हैं। साइरस द ग्रेट प्राचीन फारस के एक महान सम्राट हुए। 50 ईसा पूर्व में अकेमेनिड साम्राज्य की स्थापना की, मेड, लीडिया और बेबीलोन जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीता। उनका साम्राज्य एशिया, मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। वो जीते हुए देशों के धर्म और संस्कृति की रक्षा और सम्मान करते थे। उनकी न्यायप्रिय और उदार शासक की छवि आज भी बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 530 ईसा पूर्व में एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। साइरस द ग्रेट को ईरान के सबसे महान शासकों में आज भी गिना जाता है। साइरस द ग्रेट ने जो जीत हासिल की वो सबसे बड़ी जीत मानी गई, लेकिन उससे भी बड़ी जीत साइरस के फैसलों की होती थी। बेबीलोन जीतने के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि एक नया विजेता भी पुराने राजाओं की तरह बंदियों पर अत्याचार करेगा, लेकिन साइरस ने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने आदेश दिया कि बेबीलोन द्वारा बंदी बनाई गई तमाम जातियों को अपने अपने घर लौटने दिया जाए। और यह फैसला यहूदियों के लिए नहीं था, बल्कि सभी निर्वासित समुदायों के लिए था, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था। लेकिन फायदा सबसे ज्यादा यहूदियों को हुआ। साइरस ने न केवल उन्हें जेरूशलेम लौटने की अनुमति दी, बल्कि उनके मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश भी दिया। इतना ही नहीं, बेबीलोन द्वारा लूटे गए मंदिर के सोने चांदी के पवित्र पात्र भी दे दिए गए। सरकारी सहायता दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई और कहा गया कि हर समुदाय अपने अपने ईश्वर की पूजा अपनी परंपरा के अनुसार कर सकता है। आज ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन 2500 साल पहले ये क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि जिन लोगों को बंदी बनाया गया था उस दौर में या तो उन लोगों को मार दिया जाता था या उनको स्लेव की तरह, यानी गुलामों की तरह रखा जाता था। उस दौर में विजेता आमतौर पर पराजित लोगों पर अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना शासन भी थोपा करते थे। लेकिन ग्रेट साइरस ने ऐसा नहीं किया, ठीक उलट किया। यही वजह है कि जिन यहूदियों को साइरस ने बंदी बनाया था उनको जेरूशलेम लौटने का आदेश दिया गया, और ऐसा नहीं होता अगर वो उनको मार देता या फिर उन्हें गुलाम बना लेता तो शायद आज इजराइल ना होता। हिब्रू बाइबल की शायाह पुस्तक में परमेश्वर स्वयं साइरस को मशीयख यानी कि अभिषिक्त जन कहते हैं। यह वही शब्द है जो सामान्यतः यहूदी राजाओं और धार्मिक नेताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। एक विदेशी, एक गैर यहूदी, एक फारसी राजा और उसे मसीहा जैसी उपाधि।
इतिहास में यह अपने आप में एक बहुत असाधारण घटना है। 1879 में इराक के प्राचीन बेबीलोन क्षेत्र की खुदाई में एक बेलनकार मिट्टी का शिलालेख मिला, जिसे आज साइरस सिलेंडर कहा जाता है। इसमें साइरस की नीतियों का उल्लेख मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता, बंदियों की वापसी, जबरन श्रम समाप्त करने जैसी बातें भी इसमें दर्ज हैं। इसी वजह से कई विद्वान इसे दुनिया के शुरुआती मानवाधिकार दस्तावेजों में गिनते हैं। हालांकि पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र आधुनिक व्याख्या है और इस पर इतिहासकारों में भी कई सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। साइरस के आदेश के बाद हजारों यहूदी यरूशलेम लौटे। जेरुब्बल बेल के नेतृत्व में दूसरे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 516 ईसा पूर्व यह मंदिर पूरा हुआ और यह मंदिर बाद में यीशु मसीह के समय तक खड़ा रहा और 70वीं ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने इसे नष्ट कर दिया। अगर ग्रेट साइरस ने फैसला ना लिया होता तो शायद यहूदी पहचान के लिए हमेशा बेबीलोन में ही घुल मिल जाते और शायद इजराइल का वजूद नहीं होता। यही वजह कि आज भी दुनिया भर के अनेक यहूदी साइरस को अपने सबसे बड़े उपकारकर्ताओं में गिनते हैं। लेकिन अब सवाल यहां यह उठता है कि इतनी गहरी ऐतिहासिक विरासत के बावजूद दो देश जो एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, एक दूसरे के बहुत करीबी हुआ करते थे, वो अचानक कट्टर दुश्मन कैसे बन गए? 2500 साल तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1979 तक ईरान और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे माने गए, क्योंकि तब तक ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में ईरान उन शुरुआती मुस्लिम बहुल देशों में एक था जिसने इजराइल को एक देश होने की मान्यता दी। दोनों देशों ने खुलकर व्यापार किया, खुफिया एजेंसियां साथ काम करती थी, सैन्य सहयोग होता था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। नई सरकार ने इजराइल को वैध राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। वजह थी फिलिस्तीन, क्योंकि ईरान की जो जनता थी वो प्रो फिलिस्तीन थी। वो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आया। उन्होंने अपने आप को मुसलमानों का फिलिस्तीन का रहनुमा बताया और कहा कि इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। बस यहीं से इजराइल और ईरान के रास्ते अलग हो गए। ईरान ने खुद को फिलिस्तीनी आंदोलन का सबसे बड़ा समर्थक घोषित कर दिया और इजराइल को एज अ नेशन मान्यता जो दी गई थी उसको रद्द कर दिया और वो मान्यता भी वापस ले ली। 1979 के बाद हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप ईरान ने खड़े किए और इसके जरिए इजराइल पर दबाव बढ़ाने लगा। दूसरी तरफ इजराइल को ईरान ने परमाणु कार्यक्रम से खतरा बताया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। ये दूरियां खाई में तब्दील हो गई और दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हो गई। सीरिया, लेबनान, गाजा, इराक, यहां तक कि समुद्र और साइबर स्पेस में भी दोनों की सेना आपस में भिड़ने लगी। इजराइल और ईरान कैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, यह भी आप समझ लीजिए। शाह पहलवी के दौर में दोनों के रिश्ते बहुत फ्रेंडली थे। ईरान ने शुरुआती दौर में इजराइल को मान्यता दी। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा, सैन्य और खुफिया सहयोग भी मौजूद था। 1979 की क्रांति आई, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। खुमैनी के सत्ता में आने के बाद से ही दोस्ती दुश्मनी में बदली। इस्लामिक क्रांति के बाद नीति पूरी तरीके से बदल दी गई। इजराइल को ईरान ज़ायनिस्ट शासन वाला देश कहने लगा और वैध राष्ट्र मानने से भी इनकार कर दिया। तब से विरोध ही ईरानी विदेश नीति का अहम हिस्सा बना रहा है। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। प्रॉक्सी वॉर और परमाणु विवाद ने तनाव को बढ़ा दिया। क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की होड़ अभी भी जारी है। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थक माना जाता है। इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी संदेह है। प्रॉक्सी संघर्ष ने टकराव को और ज्यादा गहरा दिया है।
1979 में जब आयतुल्ला खुमैनी वापस आए तो उन्होंने न सिर्फ इजराइल की मान्यता रद्द की बल्कि इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित कर दिया और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। तेहरान में स्थिति यह हो गई कि इजरायली दूतावास को बंद करना पड़ा और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ को यह दूतावास सौंप दिया गया। ईरान के नए शासन ने फिलिस्तीन और आजादी और इजराइल के खात्मे को अपनी विदेश नीति का मुख्य एजेंडा बना लिया। ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती जैसे उग्रवादी समूहों को फंडिंग दी, हथियार दिए और पालन पोषण किया। ईरान का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा बन गया, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने ईरान के भीतर घुसकर हमला कर दिया। यहां तक कि माना यह जाता है कि इजराइल ने परमाणु वैज्ञानिक की भी ईरान में हत्या करवाई। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने गुप्त रूप से ईरान को हथियार दिए ताकि उसका बड़ा दुश्मन कमजोर हो जाए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ईरान का विरोध जारी रहा। साल 2000 से 2020 के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया और कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। वहीं साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध हुआ। 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर दिया। 2025-26 में दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी युद्ध की जगह सीधी सैन्य लड़ाई की शुरुआत हो गई और उसके बाद से तब से लेकर आज की तारीख और इस वक्त का समय अभी तक संघर्ष लगातार जारी है। और वो भी तब जब अमेरिका ने लाख इजराइल को मना किया कि आप साउथ लेबनान पर अटैक नहीं करेंगे। आज की तारीख में हालात तो यह है कि दोनों देश यानी कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के क्षेत्रीय प्रभुत्व को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं अपने विकास के रास्ते में। जिस धरती के राजा ने कभी यहूदियों को घर लौटाया था, आज उसी धरती का शासन इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए कहते हैं नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जिस कौम को कभी एक फारसी सम्राट, पर्शियन सम्राट ने विलुप्त होने से बचाया था, आज उसी कौम का राष्ट्र ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को खत्म करने के लिए रणनीति बना रहा है। यह इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्मूलाओं में से एक है। दिलचस्प बात यह भी है कि आज भी इजराइल में कई परिवार अपने बच्चों का नाम कोरेश रखते हैं, जो साइरस का हिब्रू नाम है। वहीं ईरान के पसरगादे में साइरस द ग्रेट का मकबरा आज भी है, जो लाखों ईरानियों के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यानी सदियां बदल गई, सरकारें बदल गई, राजनीति बदल गई, विचारधारा बदल गई, तौर तरीका बदल गया, लोग बदल गए, दुनिया बदल गई, लेकिन अगर कुछ चीज आज भी इंटैक्ट है तो वो है इतिहास। इसलिए कहते हैं इतिहास से सबक लेना बहुत जरूरी है। और साइरस द ग्रेट की कहानी सिर्फ एक महान राजा की नहीं, ये कहानी याद दिलाती है कि राष्ट्रों की दोस्ती और दुश्मनी हमेशा स्थायी नहीं होती। जो कल रक्षक था वो आज प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, जो आज प्रतिद्वंद्वी है कल वो मित्र हो सकता है, जो आज दुश्मन है उसके इतिहास में कभी आपका सबसे बड़ा सहयोगी होने का रास्ता खुल सकता है। शायद यही इतिहास के लिए सबसे बड़ी सबक है। इतिहास से समय बदलता है, सत्ता बदलती है, विचारधाराएं बदलती हैं, लेकिन इंसान को खुद को नहीं बदलने देना चाहिए। इतिहास कभी अपने निशान नहीं मिटाता और ईरान इजराइल की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।